हे हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार सिंह। पिछले साल की घटना है। दो आईएएस दंपत्ति दिल्ली के एक स्टेडियम में अपने डॉग को टहलाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा स्टेडियम समय से पहले खाली करवा देते थे। लगातार इससे जो एथलीट थे उनके जो अधिकार थे, राइट्स थे, उनका उल्लंघन हो रहा था। फिर एक दिन ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में आती है, जनता के बीच में बात पहुंचती है, जनता इसका कड़ा विरोध करती है और सरकार को कदम उठाना पड़ता है। और ये जो आईएएस दंपत्ति दिल्ली में रह रहे थे, 1994 बैच के आईएएस थे। इनमें से एक को, जो हस्बैंड थे संजीव, उनको भेज दिया जाता है लद्दाख, और रिंकू दुग्गा उनको भेज दिया जाता है अरुणाचल। लेकिन अभी हाल ही में ये खबर फिर से ताजा हो गई है हम सभी के बीच में, क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। और डिसीजन ये है कि रिंकू दुग्गा जो उनमें से थी, उन्हें सरकार ने रिटायर कर दिया है। कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है उनको दे दिया गया है। उनको अब सरकार ने उनकी सेवा से रिटायर कर दिया गया है। लेकिन अब लोगों के मन में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या सच में सरकार चाहे तो किसी को रिटायर कर सकती है, किसी भी अधिकारी को? और अगर रिटायर किया है तो इसके एथिकल कंसिडरेशन क्या होंगे? और साथ ही साथ ये न्यूज जो पहले भी आई थी, तो उससे जुड़ी हुई खबर है, तो पुराने मामले को भी, उसमें भी क्या एथिकल कंसिडरेशन है, इनके ऊपर एथिकल इश्यूज क्या, इनके ऊपर मैं दीपक कुमार सिंह आज जा रहा हूं आपके साथ में डिस्कशन करने। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको यहां पे बता देता हूं कि आप सभी को मालूम है कि 1 out of every 3 selections इन यूपीएससी सीएससी 2022 इज फ्रॉम द अन अकेडमी, और नाउ यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द अन अकेडमी। जी हाँ, अब आप अन अकेडमी के साथ मिलकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर, इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, जहां पे आपको 9 मंथ, अगर आपको 2024 का टारगेट है तो 50% ऑफ में 9 मंथ का बैच आपको अवेलेबल हो रहा है। कोड आपको यूज करना है दीपक1 फॉर गेटिंग द डिस्काउंट। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो ये है खबर। अभी हाल ही में 27 सितंबर को न्यूज में ये था खबर, कल की बात है, कि एथिकल इश्यूज आईएएस ऑफिसर रिंकू दुग्गा हु एम्प्टीड दिल्ली स्टेडियम टू वॉक डॉग कंपल्सरी रिटायर्ड बाय गवर्नमेंट। एक्चुअल में ये 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, इनके हस्बैंड जो संजीव खिरवार हैं और ये थे, इनको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था अलग अलग जगहों पे दोनों को। लेकिन अभी हाल ही में सरकार के द्वारा रिंकू दुग्गा को लेकर एक कदम उठाया गया, और जहां पे उनको कंपल्सरली रिटायर्ड कर दिया गया है अंडर द फंडामेंटल रूल्स 56J एंड रूल 48 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकार ये कर सकती है, अगर कर सकती तो इसके पीछे एथिकल ग्राउंड कौन से होंगे। और ये मैं बता दूं, एथिक्स में आपका ये जो टॉपिक है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, एथिक्स इन पब एड का ये टॉपिक है। क्लियर है? हाँ, तो आप यहां पे इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। ये आपके पेपर में जहां पे आपने एथिक्स इन पब एड के नोट्स बनाए होंगे, तो कृपया करके वहां पे नोट करिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फालतू बातें कम करता हूं कि मैं यहाँ पर आपको कुछ कहानी बताने जाऊँ। ये सब हम लोग सीधे चलते हैं पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एथिकल इश्यूज व्हेन दे एम्प्टीड दिल्ली स्टेडियम टू वॉक डॉग। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि ये कौन से नैतिक मुद्दे यहाँ पर उठकर आते हैं या हमारे सामने आते हैं, जब उन्होंने डॉग को टहलाने के लिए दिल्ली स्टेडियम को क्या कर दिया, खाली करवाया। तो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा आता है हमारे सामने, फेयरनेस एंड इक्विटी का। जी हाँ, फेयरनेस एंड इक्विटी में ऑल एथलीट्स बीइंग ट्रीटेड इक्वली, और ऑल एथलीट्स बीइंग ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो बोला जाता है कि जब सभी एथलीट्स को बराबर समय मिलता है, तो दिल्ली में इन एथलीट्स के साथ जो गलत हो रहा था, वहां पे फेयरनेस और इक्विटी का एक एथिकल इशू जनरेट होता है। दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी का। बच्चों, ट्रांसपेरेंसी का इशू इसलिए आता है क्योंकि जब ये मुद्दा हमारे सामने आया था उस समय, तो वहीं पे स्टेडियम के जो मैनेजर थे, शायद मैं शायद नाम भूल रहा हूं, लेकिन अगर याद हो तो आप देख लेना, अजीत चौधरी शायद नाम था। इन्होंने सरकार को बोला, न्यूज मीडिया में भी जाकर बोला, लोगों को जवाब दिया कि 7 बजे ही स्टेडियम बंद होने का समय होता है, और ये खिलाड़ियों को बता दिया गया था। लेकिन वो उसके पीछे कोई भी प्रूफ देने में सक्षम नहीं हो पाए। जी हाँ, या तो उनको ये दिखाना चाहिए था, ये नोटिस कब इशू हुआ कि 7 बजे स्टेडियम बंद हो जाएगा, और दूसरी बात उनको ये भी बतानी चाहिए थी क्या ये ट्रांसपेरेंटली खिलाड़ियों को बताया गया था, उसके पीछे भी उनके सामने, उनके पास में कोई भी एविडेंस नहीं था। तो इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन आता है, ट्रांसपेरेंसी का एथिकल इश्यूज आते हैं। Was there a clear and justifiable reason for change the training hours?
एंड वॉज इट कम्युनिकेटेड ट्रांसपेरेंटली? क्या ये ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट किया गया था? अगर होता तो खिलाड़ी कभी भी इसका विरोध नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यहां पे ट्रांसपेरेंसी का भी एक इशू था। एथलीट राइट्स की बात आ जाती है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो एथलीट्स को एडिक्वेट ट्रेनिंग, पर्याप्त जो प्रशिक्षण के लिए समय चाहिए होता है, उसमें किसी एक आईएएस दंपत्ति के केवल टहलने और उनके डॉग को टहलाने के लिए, मैं यहां दोनों मुद्दा लूंगा, वो भी टहलने जाते थे, ऐसा नहीं कि डॉग को टहलाने, वो भी टहलने जाते थे, क्योंकि इनके टहलने के लिए आप हमारे खिलाड़ियों को जो पर्याप्त प्रशिक्षण का समय मिलना था वो ना मिल पाए, तो यहां पे एथलीट के राइट, उनके अधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है। और फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक आउटक्राई एंड अकाउंटेबिलिटी। ये दो शब्द जुड़े हुए हैं। जब ये मुद्दा हमारे बीच में आया तो बहुत से न्यूज में, बहुत से चैनल्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने, यूपीएससी के बहुत से चैनल्स ने इस मामले को उठाया। जनता के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका विरोध देखने को मिला। जनता ने खुले रूप से इनके खिलाफ में बातें की और फिर जाकर आगे गवर्नमेंट या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है। यहाँ पे आगे एक चीज और देखी जाती है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर 10 बजे तक स्टेडियम खोलने को लेकर एक रूल या ऑर्डर पास किया था। तो हिसाब से बोला जाता है कि पब्लिक आउटक्राई, जो पब्लिक का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिसीजन, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन को लेकर। तो दीज आर द सम एथिकल इश्यूज दैट यू कैन मेंशन इन योर आंसर। इस पे केस स्टडी भी आ सकती है। तो याद रखना बच्चों, मैं इसको काफी क्रिस्प और शॉर्ट बना रहा हूं आपके लिए। ऐसी और भी वीडियोज आपको मिलने वाली, जो भी एथिकल इश्यूज पे वीडियोज होंगी ऐसे ही मिलेंगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है अभी रिसेंट जो पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, उस पेपर में जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो आपके फ्रॉम द बुक सोर्स से तो नहीं, वो तो आधार है, लेकिन करंट सिचुएशन या फिर कंटेम्प्रेरी एनालिसिस बहुत आ रहे हैं। तो मैं उसी कंटेम्प्रेरी एनालिसिस के साथ में आपके सामने अवेलेबल रहूंगा। सेकेंड आता है यहां पे कि एथिकल कंसर्न क्या होगा व्हेन आईएएस ऑफिसर यूज पब्लिक प्लेसेस फॉर देयर पर्सनल यूज। क्योंकि जब दिल्ली स्टेडियम जो है उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करना, खिलाड़ियों को बाहर निकाल कर स्टेडियम को बंद करा के, तो ये तो यही बात होगी ना कि पब्लिक प्लेस उसे आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस केस स्टडी में एक एंगल ये भी बनता है, और इस एंगल को अगर सॉल्व करना तो यहां पे कुछ एथिकल इश्यूज है, मैं आपको बता दूं। पहला है मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्स। क्लियर है? जी हां, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आईएएस दंपत्ति के द्वारा पर्सनल गेन के लिए, अपने टहलने के लिए पब्लिक रिसोर्स का मिसयूज किया जा रहा था, और पॉसिबली कभी कभी यही मिसयूज कभी कभी जब नियमों का उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं कानून तोड़ने की बात करता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। सेकेंड देखेंगे आप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट में क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एक तरफ देखेंगे पर्सनल इंटरेस्ट इनका है और दूसरी तरफ है पब्लिक वेलफेयर। भाई आईएएस ऑफिसर हैं आप, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आपको भी टहलना चाहिए, आप डॉग लेकर घूम सकते हैं, लेकिन वहां पे पब्लिक की वेलफेयर भी तो है, एथलीट का वेलफेयर भी तो है, तो वहां पे एथलीट और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसे ही होता रहेगा तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है रिसोर्स को लेकर या फिर पब्लिक वेलफेयर को लेकर, वो टूटेगा। जनता के बीच में जो अधिकारी जनता के वेलफेयर के लिए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जब ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो जनता का विश्वास हटेगा कि क्या सरकार हमारे लिए, सरकार वेलफेयर करना चाहती है। ये सरकारी अधिकारी जो हैं आज भी वही लाट साहब बनकर घूम रहे हैं, जो अंग्रेजों के जमाने वाली बात याद दिलाएगी। पब्लिक ट्रस्ट जो होगा, कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट है अनफेयर एडवांटेज। इट प्रोवाइड एन अनफेयर एडवांटेज टू द ऑफिसर पोटेंशियली हार्मिंग द पब्लिक एंड कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है? तो यहां पे देखेंगे एक अनफेयर एडवांटेज, जो ऑफिसर है वो एक अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, जहां पे वह अपना लाभ तो देख रहा है, लेकिन जो एथलीट्स आगे चल के देश का नाम रोशन कर सकते हैं, क्लियर है, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जो होती है, उसका वायलेशन यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो ये सारे मुद्दे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। अगला है कि फंडामेंटल रूल 56J है क्या? बेटा इसमें यह है कि इसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सकती है। दो कंडीशन है, या तो उसकी एज 50 साल हो गई हो, या तो वह 30 साल तक सर्विस कर चुका हो, और इनमें से जो भी कंडीशन होगी अर्लियर, उसी कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने का ग्राउंड होगा पब्लिक इंटरेस्ट। जी हां, मतलब जनहित में। आम शब्दों में बोलूं तो सरकार जनहित में उस सभी गवर्नमेंट अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है या जिन्होंने अपनी सर्विस में 30 साल का समय पूरा कर लिया है, उन्हें हटा सकती है। लेकिन
कारण जो होगा, ग्राउंड जो होगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक जनहित ही होगा। क्लियर, जन के हित में। अब ये जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है, ये बताया जाता है आर्टिकल में, इस एक्ट में, कि एफिशिएंसी इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करता है। तो आइए देखते हैं कि इसके साथ में कौन से एथिकल कंसिडरेशन आप शामिल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बनाया कि एथिकल कंसिडरेशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट 56J। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि इनके ऊपर कौन से पॉइंट हो सकते हैं। सॉरी, फंडामेंटल रूल 56J देखेंगे। सबसे पहला है पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, सरकार कहती है कि ग्रेटर गुड बाय इंश्योरिंग एफिशिएंट पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस का प्रयोग करके सरकार अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक विकास करना चाहती है, लेकिन अगर उस अधिकारी के द्वारा यह कार्य नहीं हो पा रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि उसकी जगह दूसरे को लाया जाएगा, उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यूजिंग रिसोर्स वाइजली एंड एथिकली बाय रिटायरिंग अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को आप हटाकर रिसोर्स को वाइजली और एथिकली क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अपहोल्डिंग हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस है उसमें हाई एथिकल स्टैंडर्ड यहां पे क्या हो रहा है, अपहोल्ड हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि जरूरी है कि पब्लिक सर्विस जो है वह पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती रहे। फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एथिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, याद रखेंगे यहां पे कोई अधिकारी किसी से, मतलब कोई सरकार का नेता किसी से नाराज होकर नहीं हटा रहा है, बल्कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज हो रहा है। उनकी परफॉर्मेंस देखी गई होगी, ठीक है, डेटास देखे होंगे, तब उनको हटाया जाता है। इसमें ये बायसनेस नहीं है। बैलेंसिंग एम्प्लॉय राइट, मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे स्ट्राइकिंग अ फेयर बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय राइट एंड पब्लिक नीड, ये बैलेंस करता है। एम्प्लॉय के राइट है तो वहां पे 50 साल और 30 साल की बात की जाती है कि 30 साल या तो आपने सर्विस की हो या 50 साल की उम्र तक आपने काम किया हो, लेकिन उसके बाद सरकार पब्लिक नीड को देखेगी और पब्लिक इंटरेस्ट में आपको हटा सकती है अंडर द फंडामेंटल रूल्स 56J। गेटिंग द पॉइंट। तो बच्चों इस प्रकार से इस पे एक बहुत ही अच्छा आंसर आप लिखकर मुझे सबमिट कर सकते हैं। 9 मंथ का यूपीएससी प्रीलिम्स का बैच 37,000 में अवेलेबल है। दीपक वन कोड यूज करें और मेरी पर्सनल मेंटरशिप में यूपीएससी की तैयारी करें। अगर आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी है, हम तो बहुत सारे ऑप्शन लेकर आए, लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूं, 2 अक्टूबर से आप दीपक वन कोड यूज करके मेरी पर्सनल मेंटरशिप में अंडर द गाइडेंस और आपके आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी होंगे, आप सोशियोलॉजी ऑप्शन यहां पे ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।